कल फिर आपका टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 2 का। मैंने आपको कहा था कि इसके 5 टेस्ट होने हैं और इसी वीक में। अब तो दिन ही 5 रह गए, 4 टेस्ट अभी और पड़े होंगे। नहीं बेटा, याद करें चैप्टर नंबर 3 जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है बना, जिसमें सारे एसेंशियल पूरे हैं, ऐसे ही है, जो बिल्कुल इन्फोर्सेबल हो और जिसमें कोई कमी बेशी ना हो। फिर हमने डिस्कस किया था कि एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ करता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन हो, चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे चाहे तो कंटिन्यू रखे। और उसके पास ऑप्शन क्यों कानून ने दिया उसको, हाँ वो मजलूम है, वो अग्रीड पार्टी है, उसके साथ कोई नाइंसाफी हुई है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है बोला, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त बिल्कुल सही था लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला करते थे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था एक वॉइड एग्रीमेंट भी होता है। वॉइड एग्रीमेंट क्या है, जो कानून ने पहले से मना कर रखा है, कानून कहता है ये एग्रीमेंट ना करना, अगर ये एग्रीमेंट किए तो मैं कभी भी इस एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं करूंगा। खूबसूरत लग रहे हो, यकीन करो। हैं? आप एम ही शर्माते हो कि पता नहीं इसमें कैसा लगूंगा क्या है। देखो पीपी क्लासेस आप लोगों की शख्सियत को निखारती हैं। इंशाल्लाह इससे आपको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आगे फॉर्म्स के इन्वायरमेंट में जाना वो सारा उसके लिए चाहिए होता है। ले बेटा, तो वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जिसको कानून ने मना कर रखा हो और ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें कभी भी इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होती। एग्रीमेंट बना है यानी कि ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस, प्रॉमिस में कंसिडरेशन एग्रीमेंट, और कानून ने कह दिया ये तो गलत है, इसमें कभी भी हम इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं करेंगे, इसलिए इसको बोला करता है कि वॉइड एब इश्यू भी हुआ करता है। उसके बाद मेरे बच्चे अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं कौन कौन से। यानी कि पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हो, लेकिन वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं कौन सी जो पूरी हुई हो, तो 5 एसेंशियल थे मेरे बच्चे, वैसे 7 थे, हैं वैसे 7 हैं, लेकिन किताब के अंदर यहाँ पे 5 लिख रखे हैं। तो 5 एसेंशियल मेरे बच्चे, जब ये पांचों लिख लो ना, अगर वैसे वो कहे ना लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जब वो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपसे लिस्ट करवाएगा तो फिर आप वो दोनों भी लिख दीजिएगा, वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस, चाहे एक ही पॉइंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि वो जरूरी है, वहीं से तो शुरुआत होती है। उसके बाद में बच्चे हमने 5 एसेंशियल डिस्कस किए थे। एक तो पार्टीज की कॉन्सेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। और फिर हमने डिस्कस किया था कि पार्टीज की कॉन्सेंट हमेशा फ्री ही होती है अगर बीच में 5 चीजें ना आए। और वो कौन सी 5 चीजें जो कॉन्सेंट को फ्री नहीं रहने देती, या तो कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। यानी कि 5 चीजें थी दुनिया के ऊपर, समझो पाकिस्तान के लिहाज से हैं ही 5 चीजें जिनकी वजह से हमारी कॉन्सेंट फ्री नहीं होती। या तो क्या होगा, कॉर्जन होगा। कॉर्जन क्या होता था बोला, डरा धमका के किसी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए घायल करना। और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या था बोला, कोई तगड़ा बंदा हो और अपने तगड़े होने का नजायज फायदा उठा रहा हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या था बोला, कोई तगड़ा बंदा हो और अपने तगड़े होने का नजायज फायदा उठा रहा हो। और फिर हमने डिस्कस किया था फ्रॉड होता है। फ्रॉड क्या होता है बोला, जानबूझ के गलत बयानी करना, उसको हम फ्रॉड कहते हैं। और फिर हमने डिस्कस किया था अनजाने में गलत बयानी करना, उसको मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और फिर ये भी बताया था आपको कि दोनों में धोखा है, एक में जानबूझ के धोखा दिया गया, एक में अनजाने में धोखा दे दिया। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था मिस्टेक, यानी कि हम पढ़ क्या रहे थे, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 5 एसेंशियल थे। सबसे पहला पहला एसेंशियल क्या था कि पार्टीज की कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए, यानी कि अपनी रजामंदी से पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। और हमने कहा था अपनी रजामंदी से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है अगर बीच में ये 5 चीजें ना आ जाए। अगर ये 5 चीजों में से कोई एक आधी चीज आ गई, इसका मतलब वो अपनी रजामंदी से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो उस पार्टी की कॉन्सेंट फ्री नहीं है। कभी भी इन 5 में से कभी बीच में कुछ आ गया, उस पार्टी की कॉन्सेंट फ्री नहीं है। और फिर वो आगे इसका इफेक्ट क्या होगा वो भी बाद में देखेंगे। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था दूसरा एसेंशियल कि पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। और हमने कहा था कि फिलहाल कितने लोग हैं जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान के अंदर, कितनी तरह के लोग हैं, 3। कौन कौन बोला, मेजर, साउंड माइंड, ना डिस्क्वालीफाइड बेला। 3 लोग पाकिस्तान के अंदर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मेजर, साउंड माइंड, ना डिस्क्वालीफाइड बेला, जिसको कानून ने बनाना। और कितने लोग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो भी 3 है। कौन कौन बोला, माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालीफाइड बेला, यानी कि जिसको कानून ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। और फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि लॉफुल ऑब्जेक्ट हो और लॉफुल कंसिडरेशन। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक्चुअली लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन ये एक ही चीज होते हैं। अगर मेरा मकसद घर खरीदना है तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है,
और फिर मेरे बच्चे अज्यूम कर लो मैं किसी से ऑफर करता हूँ कि मुझे ये घर भेज दो, वो कहता है ठीक है। बदले में क्या होगा, अगर बदले में मैं कोई इलीगल चीज दे रहा हूँ तो जाहिर बात है फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो लॉ मकसद भी लॉफुल होना चाहिए, घर खरीदना अनलॉफुल नहीं। पूरी डिटेल पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन कब होती है। लेकिन ये दोनों रहेंगी साथ साथ ही, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मेरे बच्चे आखिरी हमने डिस्कस किया था कि डिस्क्वालीफाई एक्सप्रेसिव डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट ना हो। ये 5 है ना, उन पांचों में से अब एक एक करके हमने पढ़ना था। सबसे पहले मेरे बच्चे हमने कहा था कि फ्री कॉन्सेंट तो चैप्टर नंबर 4 में जाके पढ़ेंगे। हमने शुरू कहां से किया था पढ़ना कल, पार्टीज की कॉम्पिटेंस है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। और हमने कहा था कि 3 तरह के लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर पेपर में पूछ दे अच्छा बताओ कौन लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, फिर भी यही। अगर पूछ रहे कौन लोग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, फिर भी यही। याद रखोगे इस बात की। और ये दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं ना, सादी सी बातें लिखी हुई। बेटा फिर इन्हीं 3 पॉइंट्स को आगे वो मजीद एक्सप्लेन कर रहा था। यानी कि अब हम चैप्टर की तरतीब देख रहे थे कल कि पहले एसेंशियल्स बताए, एसेंशियल्स के बाद फिर उसने 5 एसेंशियल्स के बाद आप 5 एसेंशियल्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहला एसेंशियल तो 4 में एक्सप्लेन करेगा। दूसरा एसेंशियल पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो यहीं पे एक्सप्लेन करने जा रहा है। जब उसने दूसरे एसेंशियल्स को बताना शुरू किया उसने कहा कि 3 तरह के लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर जब 3 तरह के लोगों को हमने पढ़ा, सबसे पहले कौन था, एज ऑफ मेजोरिटी वाला। तो इसको फिर उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि एज ऑफ मेजोरिटी का मतलब क्या है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी एक्ट 1875 पाकिस्तान के अंदर एज ऑफ मेजोरिटी कितनी है वाला, 18 साल। लेकिन इसकी एक्सेप्शन थी, हाँ अगर किसी माइनर का गार्डियन अपॉइंट हुआ हो तो फिर एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल नहीं होगी बल्कि 21 साल होगी। फिर मेरे बच्चे हमने इसके अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट डिस्कस किए थे माइनर से रिलेटेड, यानी कि जनरल रूल है। माइनर को लेकर कुछ चीजें थी जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये कोई टॉपिक नहीं है एक, वो सिर्फ ओवरऑल कुछ रूल्स हैं माइनर को लेकर जो आपको समझाना चाह रहा था। सबसे पहला रूल उसने बताया था कि रूल ऑफ स्टॉपल डज नॉट अप्लाई, यानी कि माइनर के ऊपर रूल ऑफ स्टॉपल अप्लाई नहीं होता। पहले तो हमने रूल ऑफ स्टॉपल को समझने की कोशिश की कि रूल ऑफ स्टॉपल होता क्या है। क्या होता था पहला रूल ऑफ स्टॉपल, हाँ जब इकरार कर ले कोई बंदा उसको उस इकरार से मुकरने ना देना, ये इसको हम कहते हैं कि हमने इस बंदे के ऊपर रूल ऑफ स्टॉपल अप्लाई कर दिया। ऐसे ना मेरे बच्चे, जैसे मान लो कि मैंने आपको कहा कैसा बताओ बेटा कल आप टेस्ट देंगे, आपने कहा कि ठीक हो गया है। जब क्लास खत्म हुई आपने फिर कहना शुरू कर दिया सर वो कल टेस्ट ना लें। मैंने कहा कि नहीं भैया अब तो आपने इकरार कर लिया था कि कल हम टेस्ट देंगे, तो रूल ऑफ स्टॉपल आप अप्लाई कर दिया, अब हम आपको मुकरने नहीं देंगे। तो रूल ऑफ स्टॉपल क्या है, जब किसी चीज जो होता है ना कि जैसे आपने पूछा कि राणा साहब ये मोबाइल ओरिजिनल है या चाइना का है, मैंने कह दिया कि ये ओरिजिनल है। आपने मान लो कि मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर ली, जब सारा कुछ हो गया उसके बाद मैंने कहा कि यार मैंने एक बात बतानी, ये चाइना कहता ना राणा साहब अब मैं मुकरने नहीं दूंगा, अब ओरिजिनल की बात हुई तो ओरिजिनल ही मोबाइल लेना मैंने आपसे। तो कहने का ये मतलब कि सम टाइम जब कोई बंदा किसी चीज का इकरार कर ले उसको उस इकरार से मुकरने ना देना, इसको क्या कहते हैं, हमने इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, रूल ऑफ स्टॉपल। और यहाँ पे माइनर से रिलेटेड वो किस चीज का इकरार कर रहा था, एक ही चीज के इकरार की बात हो रही है। माइनर तरह तरह की चीजों का इकरार नहीं करेगा, सिर्फ एक चीज का इकरार कर रहा होगा कि मैं बड़ा, मेरी उम्र 18 साल है, जबकि वो माइनर है। वो लोगों को कह रहा है कि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, मैं बड़ा हूं, मैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हूं। लोग कहते हैं कि देखो अब हम तुम्हें तुम्हारे इस इकरार से मुकरने नहीं देंगे, कहता मैं नहीं मुकरूंगा। तो लोग इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर जब ये अपना वादा पूरा नहीं करता लोग अदालत में चले जाते हैं। अदालत में जाकर उनको कहती है कि सर अदालत बता रही है ये तो माइनर है। वो कहते हैं सर अगरचे ये माइनर है लेकिन इसने इकरार किया था कि मैं बड़ा हूं, मैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हूं, मैं मेजर हूं। तो अदालत वहां पे कहती है कि बच्चा तो ये इकरार कर ही नहीं सकता, और अगर उसने इकरार कर भी लिया तो ये उससे मुकर सकता है, ये उसको इख्तियार है। तो ये मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि माइनर पर रूल ऑफ स्टॉपल अप्लाई नहीं होता। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि रेटिफिकेशन नॉट अलाउड। पहले तो हमने डिस्कस किया था कि रेटिफिकेशन क्या होती है, क्या होती थी रेटिफिकेशन, जो चीज पहले खराब हो चुकी हो बाद में उसको सही करना, इसको रेटिफिकेशन कहते हैं। जिस तरह जब आप इंशाल्लाह पेपर में बैठे होंगे तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2.5-3 घंटे के अंदर आप पेपर कर लेंगे तसल्ली से, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप फौरन से पेपर देके बाहर लोगों का वेट कर रहे होंगे उनकी शक्लें देखने के लिए कि किस शक्ल से कोई बंदा बाहर निकल रहा होगा, परेशान है या खुश है। लेकिन कई सियाने लोग वहीं पे बैठे होंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, वो अपना पेपर दोबारा रीड कर रहे होंगे। उनको ये नहीं कि आज मैं लोगों की शक्लें देखूं कि कौन परेशान है कौन खुश है। वो कहेगा कि मैं मेरी शक्ल कैसी होनी चाहिए बाहर निकलते हुए, मैं अपनी शक्ल को जरा थोड़ा सा सही कर लूँ। वो क्या करेगा, वो उठ के जल्दी पेपर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं निकलेगा बल्कि अपने उस पेपर को दोबारा से रीड कर रहा होगा और जो गलती हुई होगी उसको सुधार रहा होगा। कि अगर यहाँ से कोई स्पेलिंग, क्योंकि पहले स्पेलिंग मिस्टेक्स और वो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती है ना हमारी, वो लिखते हुए नहीं पता चलता कि कौन सा लफ्ज आपने छोड़ दिया है बीच में। लेकिन जब आप रीड करते हैं तसलसल के साथ तो फिर हमें पता चल रहा होता है कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट होना चाहिए था, और वहां पे वो चीज लिख रहे हैं तो आई क्या बुरा नहीं मानता उस बात। लेकिन नहीं, हमने ऐसा क्यों करें, ये ना हो कि मुझे कहीं मेरी गलतियां नहीं मिल जाए। डरते हुए नहीं पढ़ते हम, यकीन करें कि मैंने सारा कुछ सही कर लिया, ये ना हो कि मेरी कोई चीज गलत मुझे मिल जाए, है मैं बाद में परेशान होता रहूंगा। ओ भाई अभी तो टाइम है,
है। वो 47-48 पे फेल होने वालों, अल्लाह माफ करे, वो उन बच्चों की बात कर रहा हूँ भाई, बैठ के उसको देख लो एकदम, है तो शायद आपको पता चल जाएगा कि कोई गलती है तो उसको सुधार लो। कोई क्वेश्चन पूरे गलत हो गया, कोई मसला नहीं, उसके ऊपर लाइन लगाओ, उसको दोबारा सॉल्व कर लो अगर इतना टाइम पढ़ाओ। खैर, तो रेटिफिकेशन क्या है? जो चीज पहले हो चुकी हो उसको दुरुस्त करना, इसको रेटिफिकेशन कहते हैं। गलतियां हो सकती हैं इंसान से। जस्ट एग्जांपल, मान लो कि यहाँ पे अरशद को कह रखा है कि आपने जब भी कोई खर्चा करना हो ना, 5,000 तक खर्चा कर लिया करो एक दिन के अंदर, इससे ज्यादा खर्चा नहीं करना। अच्छा, अरशद ने आज 10,000 का खर्चा कर दिया, सही किया या गलत किया? गलत किया अर्शद। लेकिन मान लो कि अगर सीएफई ने बाद में उसको एक्सेप्ट कर लिया, कोई मसला नहीं, आज मेहमान ज्यादा आ गए थे यहाँ पे कॉलेज में, तो आपने ये 10,000 का खर्चा कर दिया, तो कुछ गलत नहीं, तो इसका मतलब उसकी उस गलती को हमने क्या कर दिया है? रेटिफाई कर दिया है। याद रखो रेटिफिकेशन क्या होती है। खैर, तो माइनर को हमने डिस्कस किया था कि रेटिफिकेशन भी लॉ नहीं होती। और किस मद में माइनर को रेटिफिकेशन लॉ नहीं थी? वो बचपन में जो उसने एग्रीमेंट किए थे। अक्सर क्या होता था कि बच्चा बड़ा होकर कहता था अब वो बचपन के एग्रीमेंट्स को मैं सुधारना चाह रहा हूं, मैं उनको रेटिफाई करना चाह रहा हूं। तो वो दोबारा वादा कर लिया करता था जिन लोगों के साथ उसने मान लो कि उस वक्त एग्रीमेंट किए थे और वो पूरे नहीं किए थे। अब बच्चा कह रहा था मैं बड़ा हूं, अब तो मैं कर सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट, मैं रेटिफाई करना चाहता हूं। और वो रेटिफाई करके दोबारा अगर मुकर जाए, तो फिर वो बंदा अदालत में जाता था, तो अदालत उसको क्या कहती थी कि बच्चा अपने बचपन के एग्रीमेंट्स को रेटिफाई नहीं कर सकता। याद रखोगे इस बात को? नहीं समझ आई मेरा? पता नहीं, दिल में बस यही चल रहा है सर, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमें पहले पता होता तो कर लेते। बेटा फिर कल हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था इंसॉल्वेंसी को, यानी कि बैंकरप्सी होती क्या है, कब हम किसी बंदे को दिवालिया कहते हैं। क्या कोई बंदा अपने आप को खुद दिवालिया कह सकता है? नहीं। कौन कहता है दिवालिया? कोर्ट। और कोर्ट किसके कहने पे करता है? ये खुद अप्लाई कर देता है बाज का, या बाज का क्रेडिटर अप्लाई कर देते हैं। जैसा होता है ना, मान लो कि मेरा ये घर है और मैंने आप सबके पैसे दे रहे हैं, घर है, कोई एसी लगे हुए हैं, कोई गाड़ी शाड़ी खड़ी है, अब आप पैसे मांगने आते हो डेली, मैं कहता हूँ मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। आप उकता के अदालत में चले जाते हो, अदालत में जाके कहते हैं कि राणा साहब को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर। अदालत कहती है देख लो, फिर जो कुछ उनके पास है हम बेच बचा के आपको दे देंगे, अगर उससे पैसे पूरे ना हुए तो फिर आपका नुकसान है। आप कहते हैं भाई नहीं मिल रहा, कुछ कुछ भी ना मिलने से कुछ मिलना बेहतर है, सर आप इनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करें और इनसे जो रिकवर हो सकता है रिकवर करके हमें दे दें। फिर अदालत ने मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, सारा कुछ जो भी है सब कुछ अपने कब्जे में लेके जितने का आपके पैसे वापस हो सकते थे उतने के वापस कर दिए। मेरे बच्चे, मैंने आपको कहा था जिस दिन कोर्ट मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा, अब मेरा स्टेटस कौन सा है? इंसॉल्वेंट वाला। उसके बाद वो ऑफिशियल असाइनी आके प्रॉपर्टी बेचना शुरू करता है, इसको बात का दिनों महीनों लगते हैं। इस प्रोसेस के दौरान मेरा स्टेटस होता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। मेरा स्टेटस क्या होता है बोला? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कि अभी मैं डिस्चार्ज नहीं हुआ, मेरी प्रॉपर्टी बेची जा रही है, लोगों की लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जितनी मेरी प्रॉपर्टी होगी सारी बेच बचा के जितनी की लायबिलिटी आपकी पूरी हो सके, ये नहीं कि सारी, जितनी हो सके वो वापस करने के बाद, उसके बाद मेरे बच्चे मुझे डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि राणा साहब अब आप डिस्चार्ज हो, और मैं दोबारा से अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दूंगा। और फिर बच्चे का सवाल आया कि सर वो बताएं कि क्या वो दोबारा कमा के फिर देगा? ना ना, अब मेरी किसी के लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, वो जो मैं दोबारा कमाऊंगा वो मेरा ही होगा। याद रखोगे? ये नहीं कि मैं कमा कमा के देता ही रहूंगा और ये लोग हर दूसरे दिन जाके कोर्ट में कहीं राणे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, है तो ऐसा नहीं होगा। एक दफा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया उसके बाद, हाँ कोई नए सिरे से कोई मामला हो वो रहता है, पुराने लोगों को मैं मजीद लायबल नहीं हूं। यानी कि ये आखिरी हरबा होता है क्रेडिटर्स का, और उस बंदे का भी आखिरी हरबा होता है कि ठीक है मेरे पास कौन सा इतना है, आपने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा, ताकि जान छूटे। यानी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए आखिर। क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता था? क्यों नहीं हो सकता था? लाइबिलिटी नहीं आ सकती, जब ये लाइबल हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होता माइनर लाइबल। हाँ एक चीज हम पढ़ेंगे, अगर एक माइनर है उसका किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, होगा कुछ मामला में कोई कॉन्ट्रैक्ट हम देखेंगे, अज्यूम कर लो, वैसे ही वो कानून कहेगा यहाँ पे समझो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और इस बंदे ने इस माइनर से पैसे लेने हैं, कानून कहेगा ना ना इस माइनर की तो कभी भी लाइबिलिटी नहीं होती। कहते फिर मैं पैसे कहां से लूं? कहते इसकी प्रॉपर्टी में से, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वहां से रिकवर कर लो। कहते सर उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो फिर सब्र करो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे एक कानून आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, अगर कोई बंदा एक माइनर को जरूरियात जिंदगी सप्लाई कर रहा हो, जरूरियात जिंदगी सप्लाई कर रहा हो, तो कानून ने इसको इजाजत दी है उस बंदे को कि आप माइनर से पैसे ले लो। अगर कोई बंदा एक माइनर को रोटी कपड़ा मकान जो उसकी जरूरियात जिंदगी है वो सप्लाई कर रहा हो, तो उस बंदे को कानून ने इजाजत दी उस माइनर से पैसे रिकवर कर लो। लेकिन वो पर्सनली लायबल नहीं होगा वहां पर भी माइनर। कौन लायबल होगा? उसकी प्रॉपर्टी। हाँ प्रॉपर्टी से जाके पैसे ले लो जितने आपने इस माइनर के ऊपर खर्च किए हैं। कहता है सर उसकी प्रॉपर्टी नहीं, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और माइनर कभी भी किसी के लिए लायबल नहीं, पर्सनल लायबल नहीं होता, ये पर्सनल, इसकी कभी भी लायबिलिटी नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा अगर माइनर कानूनी तौर पे कहीं लायबल होगा भी, तो कौन सी चीज लायबल होगी? उसकी प्रॉपर्टी।
और अगर किसी माइनर की प्रॉपर्टी हो ही ना तो फिर कोई कभी लायबल ही नहीं। याद रखोगे इस बात में। कुछ मामला के अंदर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे माइनर की लायबिलिटी होती है, लेकिन माइनर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। उसकी किसकी लायबिलिटी होगी? उसकी प्रॉपर्टी की। यानी कि उसके पास अगर कोई पैसा शैसा है तो वो लायबल है, बच्चा खुद लायबल नहीं हो। खैर आगे आ जाएगा, आपको पता चले। लेकिन उसके बाद हमने डिस्कस किया था अगर एक बड़ा बच्चे के साथ मिलकर कोई कॉन्टेक्ट कर रहा हो तो वहां पे जो थर्ड पार्टी उसका किसके साथ कॉन्टेक्ट होगा? बड़े के साथ। बच्चा वहां पे लायबल। आप दुनिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी बच्चे के साथ मिलकर कर लो तो आपका ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस बच्चे की कोई लायबिलिटी नहीं हो। याद रखोगे? नहीं बेटा, अब ये एडिशनल पॉइंट जरा एक दफा रीड कर लो ताकि ऊपर के पॉइंट्स के आपको समझ आ जाए, तो पता चल जाए कि क्या वाकई ऐसे ही था। कभी पूछा नहीं उसने, आज तक नहीं पूछा। पांच पेपर में जब करेंगे देखिएगा इनमें से कुछ भी नहीं आया होगा। हो सकता है कोई, चलो ये वाला पॉइंट आ गया हो, किसी बड़े ने बच्चे के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया हो, ये आधे सिनेरियो बेस्ड पूछेगा अगर पूछेगा कि माइनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए अप्लाई कर दिया गया इंसॉल्व कि माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? नहीं। एक बच्चे ने मान लो कि बचपन में आपसे एग्रीमेंट किया था, पूरा नहीं किया था उसने, अब वो कह रहा है कि मैं पूरा करूंगा। क्या वो अब वो बड़ा हो गया, अब आप पूरा करवा सकते हो? लेकिन खाली नो सर बोलोगे वहां पे, हल करूँ क्या बताओगे? माइनर बचपन के एग्रीमेंट्स को रेटिफाई नहीं कर सकते, ऐसे ना बेटा। बेटा सबसे पहले रूल कौन सा था? रूल ऑफ स्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर। कहता है इट मींस, यानी कि ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब ही ये है जो मैं बताने जा रहा हूं। कहता है इट मींस इफ माइनर रिप्रेजेंट फ्रॉडुलेंटली। अच्छा, अल्फाज क्या है? फ्रॉडुलेंटली। और फ्रॉड होता ही क्या है? जो जानबूझ के किया है। यानी कि जहां पे लफज फ्रॉड आ जाए, ये वो काम होता है जो जानबूझ के किया जा रहा हो। देखो लफज क्या बोला, अगर माइनर रिप्रेजेंट करे फ्रॉडुलेंटली, यानी कि बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों के सामने बयान कर रहा है गलत बयानी, जिसको कहते हैं गलत बयानी कर रहा है, और वो गलत बयानी कर भी जानबूझ के रहा है, अनजाने में नहीं कर रहा। ये नहीं कि बच्चे को खुद भी नहीं पता कि मैं बड़ा हूं या छोटा हूं, है मेरी उम्र 18 साल है या नहीं है, और अनजाने में वो कह रहा है कि मेरी उम्र 18 साल है। बच्चे को पता ना, बच्चे को पता है मेरी उम्र 18 साल नहीं, उसके बावजूद वो लोगों को क्या कह रहा है? मेरी उम्र 18 साल है, मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर लो। एक्चुअली वो रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है? फ्रॉडुलेंटली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं 18 साल का हूं। जो गलत बयानी जानबूझ के की जाए उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड। तो इसी लफ्ज उसके लिए बोला जाए रिप्रेजेंट फ्रॉडुलेंटली आर अदरवाइज। चलो उसने कह दिया अदरवाइज भी हो सकता है, चाहे फ्रॉडुलेंटली ना हो चाहे अनजाने में हो। दैट ही इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी एंड इंड्यूस अनदर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो लोगों को कह रहा है कि मैं एज ऑफ मेजोरिटी है मेरे में, आप और दूसरे लोगों को कायल कर रहा है कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, एंड इवन देन ही विल नॉट बी लायबल। यानी कि आप बाकी लोगों को फ्रॉड करके फ्रॉडुलेंटली या अनजाने में ये कह रहा हूं कि मैं बड़ा हूं मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उसके बावजूद मेरा बच्चा क्या है? लायबल नहीं हो। क्यों नहीं होगा? बच्चे पर रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता, वो मुकर सकता है। कहेगा वो मुझे पता नहीं था सर, मैंने आज ही जाके बेफाम चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरी उम्र तो सिर्फ अभी 17 साल और 360 दिन है, तो 5 दिन अभी मैं छोटा हूँ, तो सर वो अभी मैं बड़ा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बच्चे को यूज किया जाता है, लेकिन बच्चे को सजा जरा कम होती है। माशाल्लाह, वेरी गुड, अच्छा तरीके है एनालिसिस कर रखा है। और बाहर के मुल्कों में तो खास तौर पे जहाँ पे बहुत ज्यादा रूल ऑफ लॉ है ना, वहाँ पे जो क्राइम किए जाते हैं वो बच्चों के थ्रू ही किए जाते हैं मोस्टली। जो अमीर होते हैं उन्हें पागल करा देते हैं। हाँ, ये भी, वो भी जरा सजा में जरा थोड़ी सी कमी मिल जाती है। देखो ना, हर बंदे ने अपना अपनी चीजें ढूंढ रखी। मतलब अच्छा एनालिसिस पता तो हो ना दुनिया में हो क्या रहा है, दस तो हो कि लोग करते क्या है, कैसे धोखा दे रहे हैं। जैसे हमारे जितने सियासतदान हैं, जब जैसे जेल में जाते हैं सब बीमार हो जाते हैं, और खुदा न खासे इनसे कोई और बड़ा गुनाह हो जाए तो फिर पागल हो जाते हैं। नेक्स्ट, कहते इट इज नेसेसरी दैट द माइनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो सिंपल सी बात है कि माइनर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो उस वक्त क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। देयरफॉर एन एग्रीमेंट विद ए माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड सब्सिक्वेंटली आफ्टर ही अटेन्स मेजोरिटी। एक्चुअली ना, हमारे ना आगे जाके एक वो आएगा मिस्टर ए, इसने नेकी की किसी मिस्टर बी के ऊपर, उसके ऊपर कोई एहसान किया, उसकी उसकी कोई तालीम का खर्चा पे कर दिया या कुछ भी इस तरह के, लेकिन नेकी के इरादे से, अल्लाह वास्ते। और ये दोनों कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसने सिर्फ नेकी के इरादे से मिस्टर बी का कोई खर्चा पे कर दिया, उसे पैसे लेने का इरादा ही नहीं था। उसके बाद हम आगे जाके डिस्कस करेंगे ये जो बंदा जिसने मान लो कोई फायदा लिया है, ये आगे जाके अगर फ्यूचर में इस बंदे से वादा कर ले मैं आपका वो पैसा वापस लौटाऊंगा,
जो आपने मेरे ऊपर नेकी की है मैं आपको वापस देना चाहता हूँ, तो ये एक बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब ये मिस्टर ए केस करके भी उससे पैसे रिकवर कर सकता है। जब नेकी के इरादे से उस पर कोई पैसे लगा रहा था, उस वक्त वो पैसे वापस ले ही नहीं सकते। ये पढ़ेंगे आगे जाके, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ ऐसे। ये दोनों कंप्लेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब जी जी, मैंने पहले भी कहा था हम इस दौर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पेपर पास करने के लिए देख रहे हैं। ले बेटा, ये जरा थोड़ा सा कबल वक्त बात कर दी मैंने, आगे जाके हम पढ़ेंगे पूरे का पूरा, ये पूरा टॉपिक है। होता क्या है कि अगर कोई बंदा, मान लो कि मैं आज आपको, आप बड़े, आपको भूख लगी हुई, मैं आपको बिरयानी खिला देता हूँ, आप कहते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है बिरयानी के पैसे। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो नेकी के इरादे से आपको बिरयानी खिलाई। लेकिन कुछ अरसे बाद आप वापस आए, आपने कहा कि सर याद है आपने मुझे उस वक्त भूख लगी हुई थी, बिरयानी खिलाई थी, अब मैं वो पैसे आपको देना चाह रहा हूँ। अब कानून मुझे इजाजत देता है मैं आप पर केस करके भी वो पैसे रिकवर कर सकता हूँ। जब नेकी के इरादे से खिला रहा था, वो पैसे मैं रिकवर नहीं कर सकता कानूनी तौर पर। लेकिन जब आप वादा कर लेंगे दोबारा, तो फिर मैं वो पैसे रिकवर कर सकता हूं। सिर्फ मैं समझा रहा हूं, जब ये टॉपिक आएगा ना उस वक्त मैं बच्चे की ये एग्जांपल दोबारा समझाऊंगा। नहीं, वो कानून कहता है कि हम प्रूफ नहीं, हम ईमानदारी को देखें कि हुआ था कि नहीं। अगेन मेरे बच्चे, ये थोड़ा सा मैं कबल वक्त बता रहा हूँ, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ। जब बच्चे की ये आगे ये वाला टॉपिक आएगा, फिर मैं इसको लिंक करूंगा। अब हुआ क्या, एक माइनर था, इस माइनर ने किसी मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया। कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं, लफ्ज क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट, क्योंकि बच्चा कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसने एग्रीमेंट किया, उस वक्त जारी बात है ये माइनर है। और मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, ये जो माइनर है इसने वो वादा पूरा नहीं किया। क्या ये मिस्टर ए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके वो वादा पूरा करवा सकता है? नहीं। इस बच्चे की उम्र 18 साल होगी, ये बड़ा हो गया। अब इसने दोबारा वादा कर लिया उससे कि अब मैं वो जो बचपन में वादा किया था वो पूरा नहीं किया था, मैं पूरा करूँ। नेकी वाले वादे, जो नेकियां की होती हैं, अगर वो उस नेकी को पूरा करने के लिए या उस नेकी का होता है ना बदला देने के लिए आप दोबारा वादा कर लें, वो इन्फोर्सेबल बन जाता है। कानून आपकी मदद करेगा उस बंदे से। जैसे मैं आपको वैसे पढ़ा देता हूँ फ्री, आप कहते हैं सर मेरे पास, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कहते हैं सर हमारे पास फीस नहीं है। मैंने कहा कोई मसला नहीं बेटा, मैं वैसे ही पढ़ा देता हूँ। मैंने पढ़ा दिया। जब माशाल्लाह आप क्वालिफाई कर गया, मेरे पास आया, आपने कहा कि सर हमारे पास बड़ा पैसा, आपको याद है कि आपने इस तरह पढ़ाया था, हम आपकी फीस देना चाहते हैं। अब मैं वो पैसे पहले तो ले ही नहीं सकता था, मैं वैसे ही पढ़ा रहा था आपको, ले ही नहीं सकता था कानूनी तौर पर भी। लेकिन अब जब आके मुझसे आपने वादा कर लिया, अब मैं आप पर केस करके भी पैसे रिकवर कर सकता हूँ। या तो वादा ही नहीं करते दोबारा आके मुझसे। ये टॉपिक आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसको कहते हैं पास्ट वॉलंटरी सर्विस। इसका नाम क्या होगा आगे टॉपिक का, पास्ट वॉलंटरी सर्विस। कि पास्ट के अंदर अगर किसी ने आपको वॉलंटरी सर्विस दी हो मेरे बच्चे, उसके लिए कभी आप देनदार नहीं होते। लेकिन अगर आप उस पास्ट वॉलंटरी सर्विस का वादा कर लें पैसे वापस देने का, तो फिर वो बंदा आपसे केस करके भी पैसे रिकवर कर सकता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी। इसी तरह मेरे बच्चे दोबारा दोबारा इस बच्चे की तरफ आए। ये बच्चा जब भी इसने इस बड़े के साथ एग्रीमेंट किया था, उस वक्त कंप्लीटेंट कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। कानून कहता है कि अज्यूम कर लो, ये बात हो रही है 2020 की, जब ये बच्चे ने इस मिस्टर ए के साथ एग्रीमेंट किया और ये इनकम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट। और ये जब बड़ा हुआ, इसकी उम्र होगी 2024 में, आगे इसकी उम्र होगी 18 साल, अज्यूम कर लो। अब मेरे बच्चे को कहता है कि वो जो वादा मैंने मिस्टर ए के साथ बचपन में किया था, उस वक्त तो जारी बात है मैंने पूरा भी नहीं किया, और ये बंदा बेचारा मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सका। अब मैं उस वादे को दोबारा पूरा करना चाहता हूं। क्या ये वादा पूरा करवाया जा सकता है कानून की मदद लेके? कानून कहेगा नहीं नहीं, ये जो बच्चे ने अब वादा किया ना, उस वादे को पूरा करने का जो बचपन में इसने किया था, उस वक्त भी तो ये बच्चा इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट था। जो बच्चा उस वक्त इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट था जब इसने आपसे वादा किया था, ये बच्चा बाद में उस वादे को रेटिफाई नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये उस वक्त कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता ना, ये बच्चा बड़ा होता और इस मिस्टर ए ने इसके ऊपर कोई नेकी की होती, और ये बच्चा बाद में दोबारा वादा कर लेता, उसके वक्त इसको उम्र थी 18। यार मैंने आई मीन ज्यादा कम्प्लेक्स कर दिया इसको, है नहीं। बस एक लाइन है छोटी सी, इसको अभी यहीं पे पढ़ लो, क्योंकि अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। दोबारा देखना, कहता है इट इज नेसेसरी दैट माइनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि बच्चा जब भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो उस वक्त कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और कब वो कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा? जब 18 साल का होगा। कहता देयरफॉर एन एग्रीमेंट विद ए माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड सब्सिक्वेंटली। वो जो बचपन में उसने एग्रीमेंट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, और जो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं वो बाद में कभी रेटिफाई नहीं हो सकता, उसका वजूद ही नहीं था कि उसको वो बाद में आके क्या कर ले, उसको सही कर ले। बस इतना दिमाग में रखना, बचपन के एग्रीमेंट्स को बड़े होकर आप रेटिफाई नहीं कर सकते। कब बोला रेटिफाई नहीं कर सकते? आफ्टर ही अटेन्स मेजोरिटी। यानी कि बचपन में जितने उसने एग्रीमेंट किए थे, वो जब एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर लेगा उन एग्रीमेंट्स को रेटिफाई नहीं कर सकता, यानी कि अब उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। वो कहे कि मैं अब वो सारे वादे पूरे करूंगा, अब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे नहीं, उसके सर पे अभी भी कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। याद रखो, जिस वो याद है ना अंकल वाली एग्जाम्पल,
उसने कहा था कि उस वक्त तो मैंने आपको जाली पैसे दे दिए थे, अब मैं सही देना चाह रहा हूँ, तो मैं कमाता हूँ, तो क्या वो अंकल उसको पैसे रिकवर कर सकता था? नहीं। वहां पे कानूनी यही वो बोलनी थी, यही लाइन बोलनी थी, एन एग्रीमेंट विद ए माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड सब्सिक्वेंटली, कि माइनर के साथ तो जो एग्रीमेंट किए होते हैं, माइनर बड़ा होकर उनको रेटिफाई कर ही नहीं सकता। आगे वो जस्ट रेटिफिकेशन की आपको वो दे रहा है, डेफिनेशन दे रहा है कि रेटिफिकेशन होती क्या है। अगर पेपर के अंदर आ जाए कि रेटिफिकेशन क्या होती है, ये ना कहना कि रेटिफिकेशन हमारे सिलेबस के अंदर है ही नहीं ये। कि रेटिफिकेशन की मेरे से डिफाइन क्या हुआ है, रेटिफिकेशन इज अप्रूविंग और एक्सेप्टिंग समथिंग विच हैज ऑलरेडी हैपेंड, यानी कि जो चीज पहले हो चुकी हो उस चीज को बाद में एक्सेप्ट कर लेना या अप्रूव कर लेना या दुरुस्त करना, उसको क्या बोलते हैं? रेटिफिकेशन। याद रखोगे? बस सिंपल याद रखना, ये गोली मारो मैंने जितनी बातें की कि बच्चे ने बचपन में जितने एग्रीमेंट किए हों, बड़ा होके उनको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, यानी कि उनका वो बड़ा होकर दोबारा उनको एक्सेप्ट करना भी चाहे ना, वो दोबारा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। रोला ही मुकाओ इस बात को फिलहाल, जब दूसरा टॉपिक आएगा ना फिर मैं आपको दोबारा लिंक करूंगा, यहाँ पे फिर समझ आएगी आप। ले बेटा, ए माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, क्यों नहीं हो सकता? नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, बिकॉज ही इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। याद रखोगे? ये नहीं कहना कि अच्छा नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे कि माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बिकॉज क्या है, नीचे ऑप्शन में होगा ही इज माइनर, खाली माइनर जो किताब के अंदर लफ्ज लिखा आपने वही लिखना, बिकॉज ही इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इफ ए माइनर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट जॉइंटली विद ए मेजर पर्सन, यानी कि बड़े के साथ मिलकर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले, सच एग्रीमेंट कैन बी इनफोर्स अगेंस्ट द मेजर पर्सन हु हैज जॉइंटली प्रॉमिस्ड टू परफॉर्म, यानी कि अगर बच्चा बड़े के साथ मिलकर एग्रीमेंट कर ले तो वो एग्रीमेंट किसके किसके अगेंस्ट इनफोर्स हो सकता है? मेजर पर्सन, यानी कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन बच्चे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो बेटा बच्चे को लेकर जितनी बातें थी कंप्लीट होगी, आज के बाद बच्चे का सिर्फ जिक्र आया करे, याद रखोगे? माइनर समझ आएगा ना, एक फिर माइनर की बातें थोड़ी सी डिस्कस करेंगे जाके पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन बाहर ये बातें सारी कंप्लीट होगी कि बच्चा किसको बोलेंगे? जिसकी उम्र 18 साल से कम। क्या कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो और वो बच्चा ही कंसिडर हो, यानी कि माइनर ही हो? हाँ, माइनर का। और उसके बाद ये 4 असूल आपने याद रखें, कल दोबारा उसको रिपीट कर दूंगा। लो बेटा, ये पहले सिलेबस में हुआ करता था, वो सिलेबस निकाल, हम भी उसको पढ़ेंगे, हालांकि ये बड़ी अच्छी बातें थी, लेकिन मतलब साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, भाई मैंने आपको बताया था ना, आपको पढ़ाया जाएगा पागल कौन हो, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे हम जो साउंड माइंड या अनसाउंड माइंड पढ़ रहे हैं वो सिर्फ किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हम बाकी चीजों के लिए नहीं देख रहे कि बाकी क्या मामला हैं, सिर्फ सिर्फ मकसद क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पागल के क्या मामला हैं? ले बेटा, पहले जरा देखिएगा, अज्यूम कर लो 9:11 पे मिस्टर ए एडमिशन ऑफिस में एंटर हुआ। उस वक्त इसकी मान लो कि ये क्या है, ये पागल था। 9 बज के ये बैठा वहां पे वेट कर रहा था कि मेरी बारी का बैठा, जो भी है पागल था लेकिन बैठा हुआ है, पागल बैठ सकता है ना। 9:15 पे इस बच्चे ने अब्दुल्ला साहब से डिस्कशन शुरू की सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए। तो इसने अब्दुल्ला साहब को कहा कि अब्दुल्ला साहब मुझे बीलॉ में एडमिशन दे दें, बताएं फीस कितनी है। अब्दुल्ला साहब ने कहा कि फीस है इसकी 13,000। इस बच्चे ने कहा कि आप लोगों को लूट रहे हो, शर्म करें, हैं 13,000 फीस चार्ज कर रहे हैं। सर मैं सिर्फ आपको 80,000 दूंगा, और ये बताएं आपने ये फीस कैसे लेनी है। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कर दें, इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर दें। कहता आप लोगों को लूट रहे हैं, फिर जुल्म करते हैं आप लोगों के ऊपर, ख्याल ही नहीं रखते लोगों का, मैं लमसम दूंगा ये पैसे। आपको लग रहा है ये बंदा चीजों को समझ पा रहा है? जब ये बातचीत हो रही है 9:15 पे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आपको लग रहा है ये बंदा उस टर्म्स एंड कंडीशन को समझ पा रहा है जो वहां पर डिस्कशन हो रही है और समझदाराना फैसला कर पा रहा है? तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं ये कौन है? ये पागल है। चलो जरा इसको सही करते हैं। 9:11 पे ये बिल्कुल सही था। 9:15 पे जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस वक्त इसने ये बातें की जो भी मैंने आपको सुनाई। 9:17 पे ये दोबारा सही है, ये दोबारा साउंडमेंट है, यहां पे भी साउंडमेंट था, यहां पे ये क्या था? अनसाउंडमेंट। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कोई बंदा साउंड माइंड है या नहीं है कॉन्ट्रैक्ट पर्पस के लिए हम देखते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो उस वक्त हम ये स्टेटस चेक करेंगे ये बंदा साउंड माइंड है या अनसाउंड माइंड। कॉन्ट्रैक्ट से पहले वो क्या था हमें उससे कोई लेना देना नहीं।
कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो क्या होगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले सॉन्डमेंट था, लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसकी दिमागी हालत ऐसी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को समझ ही नहीं पा रहा और रैशनल डिसीजन नहीं ले, दो बातें याद रखनी। एक तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन समझ नहीं पा रहा, अब यहां पर समझ नहीं पा रहा 13,000 क्या है और 80,000 क्या है, लमसम क्या है और इंस्टॉलमेंट क्या है, वो समझ ही नहीं उसको कुछ भी आ रहा। और क्या आपको लग रहा है कि जब वो ये कह रहा है कि 13 की बजाय मैं 80,000 दूंगा और ये बड़ा समझदारी वाला फैसला है, मैं इंस्टॉलमेंट की बजाय लमसम में दूंगा, ये बड़ा समझदारी वाला फैसला है, तो कस्टमर के लिहाज से सोचो, इसका मतलब क्या हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस कॉन्ट्रैक्ट पे वो टर्म्स एंड कंडीशन समझ नहीं पा रहा और रैशनल डिसीजन ले नहीं पा रहा, ये पागल की निशानी है। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, मैं दोबारा दोबारा बता रहा हूं आपको, 9:11 पे वो सॉन्डमेंट था, 9:15 पे जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी हालत ऐसी थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन समझ नहीं पा रहा था और रैशनल डिसीजन ले नहीं पा रहा था। तो हम कहेंगे इस वक्त ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से पागल है। अच्छा, 9:11 पे वो दोबारा सही है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पागल है, तो पागल के साथ एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड होता है। अभी हमने डिस्कस किया था ना, ये लोग इनकम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनके साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता जो पागल हो। अगर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो बंदा पागल है तो उसके साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, एग्रीमेंट होगा वो भी वॉइड, जिसकी कोई कानूनी हैसियत। इसका पागल के साथ एग्रीमेंट भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे माइनर के साथ। नहीं ना समझ आई, दोबारा देखिएगा, कौन बंदा पागल है कौन सॉन्ड माइंड है कॉन्ट्रैक्ट पर्पज के लिए। हम उसके लिए 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कब देखेंगे, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस वक्त की सिचुएशन देखेंगे। दूसरे नंबर पे देखेंगे क्या, क्या जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस वक्त वो बंदा टर्म्स एंड कंडीशन समझ पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट की। और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे क्या वो रैशनल डिसीजन ले पा रहा है उन टर्म्स एंड कंडीशन को समझते हुए, समझदारी वाला फैसला ले पा रहा है। अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो रही है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो सॉन्ड माइंड। अगर ये 3 कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो वो क्या है, अनसॉन्ड माइंड है। याद रखो। दोबारा देखो, थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हैं। एक बंदा आपके पास आया, वो कहता है मोबाइल भेज दो मुझे। टाइम था 11:30 हुए थे, वो आपके पास आया। 11:31 पे उससे बातचीत शुरू, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब उससे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। उस वक्त, जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस वक्त वो बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन समझ ही नहीं पा रहा और रैशनल डिसीजन ले नहीं पा रहा। 11:32 पे वो यहाँ पे दोबारा से क्या है, सॉन्ड माइंड है। यहाँ पर भी वो सॉन्ड माइंड है। मुझे बताओ इस बंदे के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं। क्यों नहीं बन सकता इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन समझ नहीं पा रहा और रैशनल डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो हमारे नजदीक कानून की निगाह में ये बंदा क्या है, अनसॉन्ड माइंड। लेकिन अगर कोई बंदा एट द टाइम, पहले वो पागल हो और चाहे वो बाद में पागल हो जाए, लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन समझ सकता हो और रैशनल डिसीजन ले सकता हो, कानून की निगाह में वो क्या है, सॉन्ड माइंड। याद रखो, हमने सिर्फ उस लम्हे देखना है जिस लम्हे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, उस लम्हे वो बंदा सॉन्ड माइंड है कि नहीं, और वो टर्म्स एंड कंडीशन को समझ पा रहा है कि नहीं। और उसकी निशानी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन समझना। जिसको समझ ही ना आ रही हो टर्म्स एंड कंडीशन और वो समझदारी वाला फैसला कर ही ना पा रहा हो, समझदारी वाला फैसले से क्या मुराद है, अपने मुफाद का फैसला जिसमें उसका फायदा हो। हर कोई बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने फायदे के लिए करता है ना, उसको फायदा उसमें, मान लो तो अपना फायदा देख ही नहीं पा रहा बेचारा। मुझे याद है बचपन में इसी तरह आपको पता है कि वो जैसे ही वो गर्मियां आना शुरू होती थी तो कुछ लोग थे फेरी वाले, वो खेस वगैरह बेचना शुरू करते हैं। जैसे गर्मियां आ रही है ना, सर्दियों से निकलती हैं, तो गाँव में तो जरा थोड़ी सी ठंड होती है सुबह टाइम खास तौर पर, तो वहां पर रजाइयां तो नहीं होती, फिर उस वक्त खेस वगैरह होते हैं। एक बंदा वो बेच रहा था, वो यंग था, इतना कोई बुजुर्ग नहीं था, लेकिन वो बेचारा जरा थोड़ा सा ना स्पेशल सा था, थोड़ा सा स्पेशल लग रहा था वो बातों से। सारी खवातीन उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हैं, उसे वो भाव ताव कर रही है। तो अजीम कर ले, वो कह रहा है कि एक खेस कितने का है, 80 रुपए। वो कहते हैं कि 2 लेंगे तो फिर कितने का, कहते हैं 50 रुपए का। नहीं, एक खेस 80 रुपए का, 2 लेंगे तो 50 रुपए का। आपको लग रहा है इस बंदे के, मान लो कि ये जो ये चीजों को समझ पा रहा है और समझदारी वाला फैसला कर पा रहा है, उसके घर वालों को उसने शायद ये कहा हो एक खेस 50 का, जो 2 ले उसको 80 के दे दो। उस बेचारे को समझ ही नहीं आ रही इस बात समझ आ रही है कुछ?
तो समझ लो ऐसा बंदा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पागल है, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को ना समझ सकता हो और समझदारी वाला फैसला ना कर सकता हो। अब इसमें कई वजह हो सकती है, सर ये कैसे हो सकता है, इस तरह का पागल हो सकता है पी के आ गया हो सकता है कोई दवाई शवाई इस तरह की कोई चीज पी ली हो, तो दिमाग को चढ़ी होती है, समझ नहीं आ रही होती, इस वक्त देखेंगे अभी ये कैसे कैसे पागल हो सकते हैं। तो वापस आए। जी जी बेटा, वो बेटा पागल ही होते हैं उस वक्त, सच्ची है। तो और क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन समझ ही नहीं पा रहे आप, समझदारी पर फैसला कर ही नहीं पा रहे, ध्यान ही कहीं और है। देखो कानून ने इस चीज को तो कहा नहीं ध्यान है या क्या है, कानून के अल्फाज देख लो फिर खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। कहता है ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड, एक बंदा समझदार होगा फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यानी कि वो समझदार कंसीडर होगा इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, यानी कि वो क्या कर रहा हो, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो उस लम्हे उस वक्त, ही इज केपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म ए रैशनल जजमेंट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को समझ सकता हो ताकि समझदारी वाला फैसला कर सके, टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, यानी कि अपने मफाद वाला समझदारी वाला फैसला वो कर सके एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो समझ लो वो क्या है, साउंड माइंड है। यानी कि इसमें तीन कंडीशन, जब वो पेपर में पूछेंगे ना, अच्छा साउंड माइंड को डिफाइन कर दो कौन होता है, उसमें ये तीन बातें बतानी है आप, कि अगर कोई बंदा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन को समझ सकता हो और रैशनल डिसीजन ले सकता हो जो उसके मफाद में हो, तो समझ लो वो क्या क्या है, वो साउंड माइंड है। इसका ऑपोजिट कर दो, अगर एक बंदा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के समझ नहीं पा रहा और रैशनल डिसीजन नहीं ले पा रहा, समझ लो वो क्या है, वो पागल है। याद रखो, पागल की निशानी क्या है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन समझ ना पा रहा हो और समझदारी वाला फैसला ना कर पा रहा हो जो उसके मुफाद में हो, या ये कह लो जो अपने नुकसान में कोई फैसला कर रहा हो, समझो क्या है, वो पागल है। अब इसकी एग्जांपल्स हैं आगे। अच्छा एग्जांपल्स को बात करते हम कहते हैं, अगर वो पूछ रहे हैं पेपर में बताओ साउंड माइंड या अनसाउंड माइंड क्या होता है, हम एग्जांपल देना शुरू कर देते हैं। भाई एग्जांपल तो बात का मामला है, अगर वो पूछे है, अगर वो कहे कि डिफाइन करो साउंड माइंड क्या होता है या डिफाइन करो अनसाउंड माइंड पर्सन कौन होता है, तो मेरे बच्चे आपने ये वाली बातें वहां पे लिखनी है, ये एग्जाम्पल तो आगे समझाने के लिए है। कहता है कि द एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सन हैविंग अनसाउंड माइंड इंक्लूड, यानी कि आगे हम बात करें पागल होता कौन है फिर, कहता है तीन तरह के लोग पागल होते हैं, तीन कैटेगरी है पागलों की यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। कौन कौन सी, एक स्पेसिफिक पर्सन या इडियट, एक ल्यूनेटिक पर्सन और एक ड्रंकन पर्सन। अब ये तीनों है कौन मेरे बच्चे, याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक पर्सन। अच्छा स्पेसिफिक पर्सन ऐसा अल्लाह माफ करे पागल होता है जो पक्का पक्का पागल, ऐसा पागल बोला पक्का पक्का, जिसको जमांद्रू पागल कहते हैं, सादा अल्फाज में, अल्लाह माफ करे बचपन से ही पागल है ऐसा? नहीं, कोई बात समझ नहीं आई। ऐसा बंदा जिसकी जिंदगी में कभी कोई लम्हा आता ही नहीं कि वो साउंड माइंड, इसको कहते हैं स्पेसिफिक पर्सन या इडियट। यानी कि जब कोई बंदा आपको इडियट कह रहा होता है ना, हमें लग रहा होता है छोटी मोटी गाली दी, उसने कहा तू जमंद्रू पागल है? लेकिन हमें लग रहा होता है फिर इडियट ही कहा ना, कौन सा अल्लाह माफ करे कोई बड़ी गाली निकाली, इट्स ओके, ये बहुत बड़ी गाली है। तो जरा गौर किया करो, आज के बाद जरा बताना अगले बंदे को इसने तुझे कहा क्या है, इडियट का मतलब क्या है, या स्पेसिफिक पर्सन कौन होता है बोला, ऐसा बंदा जिसकी जिंदगी में कभी कोई लम्हा ही ना आता हो कि वो साउंड माइंड, ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक पर्सन या इडियट। अच्छा मुझे बताओ क्या ये बंदा कभी कॉन्टेक्ट कर सकता है, नहीं, इसकी जिंदगी में तो कभी लम्हा आता ही नहीं कि साउंड माइंड। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे की तरह इसके साथ एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं कभी, ममनू एग्रीमेंट होगा इसके साथ, ऐसे ना मेरे बच्चे, क्योंकि ये कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। तो इसके साथ जब भी कोई बंदा कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा एग्रीमेंट बनेगा, और वो भी कौन सा, वॉइड एग्रीमेंट, उसमें कभी इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होगी। याद रखोगे इस बात को, कर ही नहीं ना सकता कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा उसके बाद अल्फाज देख लो, कहता है कि परमानेंट इंसेनिटी विद नो इंटरवल ऑफ सेनेस, यानी कि ऐसा बंदा जिसकी जब पक्का पक्का ही परमानेंट पागल है और इसकी जिंदगी में कोई लम्हा नहीं आता जब ये सियाना हो। याद रखोगे इस बात को। तो बेटा नेक्स्ट जरा देखिएगा, अगला है ल्यूनेटिक। अच्छा ये जरा थोड़ा सा ना अजीब सा मामला है, वैसे हमें होता है ना, अक्सर हम सियाने होते हैं और अक्सर हमें पागलपन का दौरा पड़ जाता है बात का, वैसे हम सियाने हैं लेकिन हमें क्या होता है, पागलपन का दौरा पड़ जाता है अक्सर, घर वाले कहते हैं तुम दौरा पे आ गया, ये हो गया तुम। अच्छा ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ये मोस्टली पागल रहता है, कभी कभार इसको सियाने होने का दौरा पड़ता है, ये नॉर्मली पागल रहता है, कभी कभार इसको दौरा पड़ता है, ये सही हो जाता है, ये ऑपोजिट है बिल्कुल, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये ना मजाक नहीं मैं कर रहा, ये ना कहना कि सर ये आप मजाक कर रहे हो, हम ऐसा बंदा जो नॉर्मली पागल रहता है लेकिन कभी कभार सियाना भी हो जाता है, ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं, ल्यूनेटिक।
अच्छा, इसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो? हाँ, इसकी जिंदगी में कभी कभार कोई लम्हा आता है, उस लम्हे हम क्या कर सकते हैं, इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखोगे इस बात को। तो ऐसा बंदा जो कभी कभार सियाना हो जाए, कहता है कि मेंटल स्ट्रेन आर डिजीज विद पॉसिबली सम इंटरवल ऑफ सिन, यानी कि कभी कभार लम्हात आते हैं जिसमें ये बंदा सियाना होता है। तो याद रखोगे इस बात को, इसको क्या बोलेंगे, ल्यूनेटिक। अच्छा, उसके बाद आता है ड्रंकन पर्सन। अच्छा, मेरे ड्रंकन पर्सन क्या होता है? अच्छा, ये बिल्कुल ल्यूनेटिक का ऑपोजिट है, ये उसका ऑपोजिट है। ये मोस्टली सही रहता है, लेकिन उस वक्त पागल होता है जब इसने पी रखी है। अब देखो, ये सारा दिन ये फिट है, लेकिन अगर मान लो कि उसने कोई कोई थोड़ा बहुत दवाई शवाई पी ली हाँ, तो मेडिसिन भी है। एक बंदा नींद की गोलियां ज्यादा खा ली उसने, है? एक बंदे ने नींद की गोलियां ज्यादा खा ली, उसको समझ नहीं आ रही, वो सारा सामान इधर उधर हो रहा है, छत उसके सर पे गिर रही है, पता नहीं दुनिया घूम रही है, उसको समझ ही कुछ नहीं आ रहा है? तो याद रखिएगा। तो ड्रंकन पर्सन किसका ऑपोजिट है, ल्यूनेटिक का। ये ज्यादा देर सही रहता है, इसकी जिंदगी में कभी कभार लम्हा आता है जब ये पागल हो, बस इससे उस लम्हे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, वैसे इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। याद रखोगे। देखो, कहता है एक्सेसिव यूज ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, जब आप कोई मेडिसिन या कुछ इस तरह की कोई चीज ज्यादा इस्तेमाल कर लें, मे कॉज टेम्परेरी इंपोर्टेंस ऑफ माइंड, वो हमारे दिमाग को उस वक्त वक्ती तौर पे बंद कर सकती है, यानी कि वो काम करना छोड़ देगा हमारा दिमाग। उस वक्त ये बंदा क्या होगा, ये पागल होगा। तो कितनी तरह के पागल हैं, 3 तरह के, स्पेसिफिक, ल्यूनेटिक और ड्रंकन। इनमें से अच्छा, कौन सा कभी कभार कॉन्टेक्ट कर सकता है? ल्यूनेटिक कभी कभार कर सकता है। कौन सा कभी कभार नहीं कर सकता? हाँ, ये कभी कभार नहीं कर सकता। कौन सा कभी कर ही नहीं सकता? स्पेशल नहीं है, स्पेसिफिक, या इडियट। यार वो स्पेशल ही होते हैं वैसे, अल्लाह माफ करना, स्पेशल। लो बेटा, जरा देखिएगा, अब हमने पढ़नी है इसकी आगे ये 3 लाइनें। इन 3 लाइनों को पढ़ने के लिए कुछ चीजें मैं बताता हूँ आपको। अज्यूम कर लो, एक है ये वाली लाइन, इसका मतलब है साउंड माइंड। एक है इस तरह की लाइफ लाइन, ये है अनसाउंड माइंड। एक मिस्टर ए है, उसकी जो लाइफ लाइन है मेरे बच्चे, वो है इस तरह की। एक मिस्टर बी है, उसकी जो लाइफ लाइन है वो है इस तरह की। एक मिस्टर सी, उसकी जो लाइफ लाइन है वो है इस तरह की। ठीक हो गया। ये पहला बंदा कौन है वाला, ड्रंकन पर्सन। ये दूसरा बंदा कौन है वाला, स्पेसिफिक, कभी कोई लम्हा आया ही नहीं। और तीसरा बंदा कौन है वाला, ल्यूनेटिक। ले बेटा, अब दूसरा ऊपर की लाइनें पढ़। कहता पर्सन हु यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा बंदा जो यूजुअली क्या रहता है, पागल, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, लेकिन कभी कभार सियाना भी हो जाता है। मे मेक ए कॉन्टेक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। अब दोबारा देखो, इस लाइन को कहां पे मैच करो, ये इसके साथ मिला के पढ़ो। ए पर्सन जो यूजुअली क्या है, अनसाउंड माइंड, ऐसे ही ना। एक बंदा जो यूजुअली क्या है, अनसाउंड माइंड, लेकिन ओकेजनली क्या है, साउंड माइंड। मे मेक ए कॉन्टेक्ट व्हेन ही इज ऑफ, ये इस लम्हे क्या कर सकता है, यहां पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। याद रखोगे, वो ऐसी लाइनें लिख देगा वहां, उससे ही आपको पहचानना होगा ये किस बंदे की बात हो रही है। ये इसकी तो लाइन इसकी लिखने की जरूरत नहीं है मिस्टर बी की, स्पेसिफिक तो कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, ए पर्सन यूजुअली क्या है, साउंड माइंड। ये बंदा यूजुअली क्या है, साउंड माइंड है, लेकिन ओकेजनली क्या है, कभी कभार अनसाउंड माइंड भी है। मे नॉट मेक ए कॉन्टेक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, सिर्फ इस लम्हे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता। यानी कि एक बंदा जो यूजुअली साउंड माइंड है लेकिन ओकेजनली अनसाउंड माइंड हो, सिर्फ उस लम्हे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड है। और एक बंदा जो यूजुअली अनसाउंड माइंड हो, ओकेजनली साउंड माइंड हो, उस लम्हे कॉन्टेक्ट कर सकता है जिस लम्हे वो साउंड माइंड हो। ताकि लाइनों को पढ़ते हुए आपको पता चल जाए कि वो किस तरह लाइनों को लिख रहा है। स्पेसिफिक पर्सन का कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। एक पागल जो ड्रंकन पर्सन है, वो कब कॉन्टेक्ट कर सकता है, हाँ, कब कॉन्टेक्ट कर सकता है, नॉर्मली कर सकता है, सिर्फ उस लम्हे नहीं करना जब पी रखी, ऐसे ही बताना। नॉर्मली कर सकता है सर, ये तो ड्रंकन है ना, ये तो नॉर्मली तो कर सकता है, सिर्फ उस लम्हे नहीं करेगा जिस लम्हे पी रखी। जी बेटा, बाद में पूरे मैंने उसने नहीं किया था वो ये पहले हमारे सिलेबस में हुआ करता था बर्डन ऑफ प्रूफ, कि यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा।
कि मैं पागल था या नहीं था उस वक्त या जो भी है, वो हमारे सिलेबस से निकाल, हम सोचेंगे नहीं उसके बारे में। उसका पूरा तरीका कार है। जैसे मेन पीने वाला भी अपनी शहादतें देगा, है। जो बंदा अदालत में गया उसी ने साबित करना है ना। जैसे पी रखी तो उस वक्त अदालत में चला गया, सर मैंने तो उस वक्त पी रखी, तो साबित किसने करना है? उसी ने। वो गवाह पेश करेगा वहां। और ये वाला बंदा ये तो कर ही नहीं सकता, इसका तो रौला मंगाओ। अल्लाह माफ कर। इसका है इसका, इसके लिए एक डॉक्टर हुआ करता था या घर का कोई फर्द, जो उस वक्त जब कॉन्टेक्ट हो रहा था इस बंदे के साथ, जब उसने कहा था सर इस लम्हे ये सही है, अब ये कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसी बंदे के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। वही साबित करता था कि बताएं तूने उस वक्त इसको क्लियर किया था कि ये बंदा उस वक्त जब इसने कॉन्टेक्ट किया था सॉनमेंट था, तो अब साबित कर ये उस वक्त सॉनमेंट था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस तरह साबित होते थे मेरे बच्चे। ड्रंकन में कौन साबित करेगा? ड्रंकन खुद। और इसमें कौन साबित करेगा? उसका रिश्तेदार, क्योंकि नॉर्मली तो ये पागल है। इसका रिश्तेदार उस वक्त उसको साबित कर रहा होगा कि उस लम्हे ये सॉनमेंट था या नहीं था। जो जब कॉन्टेक्ट हो रहा था जिसने बोला था, क्योंकि ज्यादातर तो पागल ही होता है ना। किसी बंदे ने कहा था सर ये मोस्टली पागल रहते हैं, जब सही होगा मैं बताऊंगा आप। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपको मजाक लग रहा है ये बात। उसने फोन किया सर आ रहे हैं, अब ये सही है। इसी इसी ने साबित करना। ये जिस बंदे ने उस वक्त इसको, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। यार कोई इस बात हाँ तो डॉक्टर के पास लेके सर चेक करो सही है क्या? तो फिर वो डॉक्टर ने अगर कहा था उस वक्त कि ये सही है, कौन माइंड है, तो फिर वो डॉक्टर ही साबित करेगा। इसीलिए तो उन्होंने सिलेबस से निकाल दिया सर, गोली मारो इस लेवल के ऊपर आपने क्या इसको साबित कर। अब ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, याद रखो ये बात। बताओ अनफॉर्मेट कौन होता है भला? क्योंकि मुझे ये तवक्को थी कि खुदा ना खासा अगर मैं ये पूछूं अनसाउंड माइंड क्या होता है, ये ना हो कि सर वो स्पेसिफिक पर्सन, ल्यूनेटिक और ड्रंकन पर्सन, ये गलत हो जाएगा। ये तो एग्जांपल्स हैं, ये तो अनसाउंड माइंड पर्सन की एग्जांपल्स हैं, ये उसकी डेफिनेशन नहीं है। और अगर कोई बंदा आपसे पूछ रहे, बताओ साउंड माइंड क्या है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन समझ सकता हो और रैशनल डिसीजन ले सकता हो, वो साउंड माइंड है। तो कितनी तरह के पागल हैं? 3 तरह के। इनमें से कौन कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता? अच्छा, कौन कभी कभार नहीं कर सकता? कौन कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? क्या रखोगे? बेटा आई कैप का बड़ा फेवरेट एरिया, डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। अच्छा यहाँ पे उसने कहा कि कोई मिस्टर ए है, अज्यूम कर लो कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए किसी मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है। अच्छा, मिस्टर बी ना तो अनसाउंड माइंड है और ना ही माइनर है, लेकिन ऐसी सिचुएशन बताएं जब मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या ये कह लो जब मिस्टर बी वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अहल नहीं है, पक्की बात है वो डिस्क्वालीफाइड है। या ये बात कर वो पेपर में कहता है कि एक बंदा मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, मिस्टर बी मेजर भी है और साउंड माइंड भी है, इसके अलावा कोई और सिचुएशन बता दे जिस वजह से मिस्टर बी मिस्टर ए से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो डिस्क्वालीफाइड बोलो। ये कि घुमा फिरा के उसने पूछना डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ, ये है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे लोग जो मेजर भी होते हैं साउंड माइंड भी होते हैं, ये जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हैं ये वो लोग हैं जो मेजर भी हैं साउंड माइंड भी हैं। ये दो ऊपर की कमियां नहीं इनके अंदर, ये ऊपर की 2 कमियां नहीं है, तो इनमें कौन सी कमी होगी? हाँ, इसको कानून ने मना कर दिया हो, ये मेजर भी हैं साउंड माइंड भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कानून ने क्या कर दिया, इनको मना कर दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब ये है कौन से? अदर इसको देखिएगा, कहता देयर आर सम डिस्क्वालिफिकेशन इंपोज्ड ऑन सर्टेन पर्सन अंडर सर्टेन लेजिस्लेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इंक्लूड। अब ये है कौन कौन से, इसको देखिएगा मेरे बच्चे। एलियन एनिमी, अलाइन एनिमी बोल दे, एलियन एनिमी बोल दे, एलियन एनिमी ही मोस्टली हम सादा लफ्ज बोल दिया करते हैं, बोलना आसान है। अच्छा, एलियन एनिमी होता कौन है? उस मुल्क का बाशिंदा जिस मुल्क के साथ खुदा न खासा पाकिस्तान की जंग लगी हो, जंग के दौरान, जंग से पहले और बाद में नहीं, जिस लम्हे जंग लगी हो उस दौरान उस मुल्क के लोग आपके लिए एलियन एनिमी होते हैं। अगर पाकिस्तान की खुदा न खासा किसी मुल्क के साथ जंग लड़ जाए, क्योंकि हम जंग लड़ने के काबिल है ही नहीं, अगर खुदा ना खासा, क्योंकि हमने सीधी गजवा जंगी वो गजवाए क्या कौन सी हिंद, हमने वही लड़नी है, हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल हमें कोई और जंग लड़ने के काबिल नहीं है, हमने गजवा हिंद लड़नी है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। टैंकों को टाकी शाकी मार रहे हैं, तेल से लगा रहे हैं, ताकि वो उसी वक्त हमने लड़ना है सारा, बेशर्मियाँ। और मीडिया को बुला बुला के कहते हैं हमारे टैंकों में तो पेट्रोल ही को नहीं कि हम जंग लड़ सकें। बाजवा साहब वो मीडिया को बुला के कहते हैं यार दुआ करो जंग ना लगे, हमारे पास तो तेल भी नहीं है। ये हालात है हमारी
माशाल्लाह। चले खैर वापस मारो, वैसे तो हम माशाल्लाह जिंदाबाद, पाक हो जिंदाबाद। वापस आओ मेरे बच्चे। डिस्कस क्या कर रहे थे कि अगर हमारी पाकिस्तान की, अगर किसी, अगर आपकी अकेले किसी के साथ जंग हो उसकी बात नहीं हो रही। ये ना हो कि मेरी इस घर के साथ जंग है, उस घर के सारे लोग मेरे लिए क्या हैं, इनकम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्क्वालिफाइड बेलॉ। नहीं नहीं, हम कानूनी तौर पे देख रहे हैं कि कानूनी तौर पे कौन लोग डिस्क्वालिफाइड बेलॉ है। सबसे पहले कौन है बोला, एलियन एनिमी। मान लो कि मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। हम उनसे मंगवाते हैं मेरे बच्चे टमाटर, और वो हमसे मंगवाते हैं मोस्टली नमक। हम उनको नमक सप्लाई करते हैं और वो हमें क्या भेजते हैं, टमाटर। अक्सर उनके साथ जब वो गोलाबारी होती है ना उसके ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, तो वो यही कह रहे थे हमारे टमाटर खा खा के हमें आप गोले मार रहे हो, हैं हम आपको सप्लाई बंद करने जा रहे हैं। तो खैर तजारत हम बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर खाते वो तजारत चलती ही रहती है। पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दी जाती है, लेकिन अंदर खाते वो चल रही होती है। खैर वापस आओ, लो बेटा, अज्यूम कर लो आज मिस्टर ए ने, आज मिस्टर ए ने मिस्टर बी जो कि इंडिया में रहता है उसको ऑफर की कि भाई आपके पास मान लो कि इतना वो टमाटर पड़ा हुआ, ये मुझे इतने में सप्लाई कर दोगे पाकिस्तान में। उसने क्या कर लिया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया आज के दिन के ऊपर। अज्यूम कर लो आज सब शांति है, किसी तरह की कोई जंग नहीं है। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट उसने परफॉर्म करना था, ये करना था अज्यूम कर लो कोई 2 महीने के बाद। अच्छा, जब परफॉर्मेंस का वक्त आया करीब, उस वक्त खुदा न खासा पाकिस्तान की इंडिया से जंग लगी। और मेरे बच्चे याद रखना, जो पहले हुआ हुआ कॉन्ट्रैक्ट, याद ना आपने एक पीछे एक टर्म पढ़ गया है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त बिल्कुल सही हो लेकिन बाद में हालात की वजह से परफॉर्म ना हो सकता हो, तो उसके लफ्ज क्या बोलते थे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही ना मेरे बच्चे, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। अब ये परफॉर्म नहीं हो सकता, या तो इसको खत्म कर दें वो दोनों, या इसकी जंग खत्म होने का वेट कर लें। लेकिन ये कानून की निगाह में यहाँ पे पाकिस्तान में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। लेकिन मान लो कि आज ही अगर जंग लगी हो, अल्लाह माफ करे, और आज ही कोई बंदा वहां पे ऑफर कर रहा हो किसी बंदे को, ये वैसे ही वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। आपका जस्ट एग्रीमेंट होगा, और वो भी कौन सा, वॉइड एग्रीमेंट। और शायद बात का तो यहाँ पे इलीगल भी होता, कि आप उनके साथ इस तरह के ताल्लुकात रख रहे हो जबकि हमारे साथ जंग लगी हुई, तो हो सकता है कि यहाँ पे कानूनी कार्रवाई भी आपके खिलाफ हो जाए। क्या रखोगे, दोबारा जरा देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, वो कौन से लोग हैं जो हमारे लिए डिस्क्वालिफाइड बेलॉ है। अब इंडिया के लोग सॉन्डमाइंड भी हैं, वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी है, यानी कि वो मेजर भी है, सॉन्डमाइंड भी है। लेकिन अगर खुदा ना खासा हमारी उनके साथ जंग लगी हुई है, उस लम्हे हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हमारे मुल्क के कानून ने मना किया हुआ। याद रखोगे, वो सॉन्डमाइंड भी है, वो मेजर भी है, लेकिन हम क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम हालत जंग में उनके साथ। लेकिन अगर जंग के दौरान मेरे बच्चे किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो क्या वो परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं। जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे जंग के बाद, जंग से पहले, वो वॉइड हो जाते हैं। और जो कर रहे हो वो क्या होंगे, वॉइड एग्रीमेंट होंगे, वो कर ही नहीं सकते आप। हाँ, जंग खत्म हो तो फिर आप चाहे पुराने एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर लो, चाहे नया कर लो। वैसे बहाल तो नहीं होता, क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया वो दोबारा परफॉर्म नहीं हो। चले खैर गोली मारो, बस इतना दिमाग में रखना। एलियन एनिमी कौन से होते हैं, उस मुल्क के लोग जिनके साथ पाकिस्तान की जंग लगी हो, और जंग के दौरान सिर्फ, क्योंकि इंडिया के साथ भी हमने 3-4 जंग लड़ी हैं, ये नहीं कहा पके पके हमारे लिए एलियन एनिमी ही बन गए। सिर्फ किस वक्त बोला, जंग के वक्त। अगर खुदा न खासा अफगानिस्तान के साथ जंग लगी, तो फिर उस वक्त उनके लोग हमारे लिए क्या होंगे, एलियन एनिमी। तो बेटा कहता है ए सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, होता कौन है एलियन एनिमी, ए सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। हमेशा ये किसी हमारा हमसाया कभी नहीं होगा, है ना, ही कोई सिंध का होगा ना ही केपीके का। उसे बड़ा वाजे करके लिखा हुआ। अगर खुदा ना खासा, वैसे मैं कह रहा हूं, अगर पंजाब की सिंध के साथ लड़ाई हो जाए, क्या पंजाबियों के लिए मान लो कि सिंधी, अल्लाह माफ करे, वो एलियन एनिमी, नहीं नहीं, ये हमारे अपने ही हैं, ये घर की लड़ाई है, बैठेंगे आपस में सुलह सफाई कर लेंगे। हाँ, वो तो चल ही रही है, इतने ऐसे वो आईडी कार्ड दे दे के बेचारे वो मजदूरों को मार देते हैं। हालांकि अल्लाह माफ करे, वो बलोचिस्तान के यहाँ पे लोग हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं उनके साथ, लेकिन वहाँ पे वो बेचारे जाते भी मजदूर लोग हैं, वहाँ पे तगड़ा बंदा तो जाते ही नहीं। वो अपनी, उनको कहीं से भी आप खुश होते हैं, बेचारे कानों में चाहे कोयले की कानें हैं, वहाँ पे मजदूरी करते हैं 1000-1500 के पीछे सारा दिन, वहाँ पे उस कान में जाना वो वैसे ही बड़ा खौफनाक होता है। थोड़ी थोड़ी मजदूरी के लिए बच्चे ये करते हैं मेहनत अपनी, और वो बलोचिस्तान में जाते हैं। बड़े दुख की बात है कि वहाँ के जो जो भी शिद्दत पसंद हैं इस तरह के लोग, वो इन लोगों को बेचारों को मारते हैं। खैर अल्लाह ताला हदायत दे, नहीं तो तबाह बर्बाद करे ऐसे लोग। लेकिन सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री वाइल पाकिस्तान इज एट वॉर विद दैट कंट्री, यानी कि हमेशा ये किसी और मुल्क के लोग होंगे जिनके साथ पाकिस्तान की जिस लम्हे जंग लगी हो, उस लम्हा वाइल पाकिस्तान इज एट
वॉर विद दैट कंट्री। याद रखो, फॉरेन सॉवरन और एम्बेसडर, सिर्फ दो लफ्ज लिखे हुए ऊपर, सॉवरन और एम्बेसडर। सॉवरन कौन होते हैं बोला? वो जो हुकूमती सतह पे वफ्द आते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, हम उनको सॉवरन्स कहते हैं। और एम्बेसडर कौन है? ये जो सफीर बैठे होते हैं यहाँ पे। ये दो लोग मेरे बच्चे पाकिस्तान के अंदर, ये इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये डिसक्वालिफाइड बाय लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट। इनको कानून ने मना कर रखा है कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करना। ना तो ये माइनर है, ना ही अनसॉन माइंड है, मेजर भी है, सॉन माइंड भी है। पाकिस्तान के कानून ने मना किया हुआ है। क्यों इनको मना किया हुआ इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करना? इनको मेरे बच्चे इस्तिस्ना मिला होता है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि पाकिस्तान की किसी अदालत में इनके ऊपर केस हो ही नहीं सकता। जब केस हो ही नहीं सकता अदालत, फिर पाकिस्तान का कानून आपको कहता है इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना किया, आप पाकिस्तान की अदालतों में इनके ऊपर केस नहीं कर सकते। तो बेहतर है आप इनके साथ क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट ही ना करो। क्या रखोगे? क्योंकि ये कभी भी इंसाफ के कटहरे में, हाँ ये खुद आना चाहिए, अपनी मर्जी से आ जाए। अगर किसी किसी के साथ आपने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, और आपने कहा कि ये बंदा, ये जो चाइनी है, ये फलाना, ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट, इसने पूरा वादा पूरा नहीं किया, ये एम्बेसडर था या सॉवरन था, अगर वो खुद अदालत में आके अपनी बेगुनाही साबित करना चाहे तो कर ले। लेकिन पाकिस्तान की पंजाब पुलिस या फलानी इसको उठा के लेकर नहीं आएगी, जिस तरह जलील करके हमें लेकर जाती है कि चल भाई अदालत में यहाँ पे खड़ा हो। याद रखोगे इस बात को? दोबारा सुन लो, दो तरह के लोग, ये भी मेरे बच्चे डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ दो तरह के लोग। कौन से? एक तो हुकूमती सतह पे जो वफ्द आते हैं, होते हैं ना कि मुलाकातें आती है, हमारे डेलीगेशन आते हैं दूसरे मुल्कों के, हुकूमती सतह पे। ये नहीं होता कि किसी की शादी पे यहाँ पे आएंगे, उनकी बात नहीं हो रही। और ये जो सयाह है, इनकी भी बात नहीं हो रही। ये नहीं क्योंकि सयाह है आप उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, नहीं नहीं कर सकते। सिर्फ दो लोगों को मना किया है, ये याद रखना पेपर के अंदर, क्योंकि माशाल्लाह हम उस वक्त जो दिल करता है ऐड कर लेते हैं। जो ये सयाह वगैरह आ रहे होते हैं, जो किसी के और मेहमान आ रहे हो, उनकी कोई बात नहीं हो रही। ये किसकी बात हो रही है? सिर्फ दो लोगों की, एक सॉवरन और एम्बेसडर। इनके अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं जिसको इस्तिस्ना मिला हो, जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनके साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये पाकिस्तान की अदालतों में पेश होने के लायबल ही नहीं होते। और हमारे जो सफीर हैं इनके मुल्कों में, वो भी वहां पे उनके ऊपर केस नहीं हो सकता। और उनके सफीर जो हमारे मुल्कों में है, हमारे मुल्क में, उनके ऊपर केस नहीं हो सकता। ये आपस में हमारी ट्रीटी साइन होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मुआहदे हुए होते हैं कि आप हमारे ऊपर किसी कोई केस नहीं करोगे, और हमारे सफीर के ऊपर, हम आपके सफीर के ऊपर केस नहीं करेंगे। हाँ कोई शिकवा शिकायत है, हमें बताएं, हम खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। याद रखोगे? जैसे जाके वेपन वगैरह इनकी डीलिंग गवर्नमेंट तो वही वो सॉवरेन्स में आते हैं ना, तो उनके खिलाफ जो बिल्कुल वो हुकूमती, वो उनके आपस के मामला होते हैं, उनके आपस के मामला होते हैं, उसमें गवर्नमेंट वगैरह वो गारंटर बनती है, कुछ इस तरह के मामला होते हैं, वो गारंटर सेंटर लेते हैं वहाँ पे। ये नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही लेकिन वो गारंटियां ले लेते हैं। खैर वापस आओ, कह रहा है कि फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर, सिर्फ दो, मैं बार बार कह रहा हूं मेरे बच्चे, ये जो टूरिस्ट आते हैं, ये उनको किसी तरह का इस्तिस्ना, ये तो आते हैं यहाँ पे होटलों में ठहरते हैं, खाना पीना खाते हैं, कल पैसे ना दे इनको पर केस नहीं बनेगा? बनेगा। ये यहाँ पे कोई कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल कोई तोड़ दिया, इस तरह का मामला, इनके ऊपर केस बनेगा। हाँ खुदा ना खासा ये सफीर और ये कोई बंदा भी मार दे, इनके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा पाकिस्तान के अंदर। आपको याद है रेमंड एवस? रेमंड एवस का एक केस बना था यहाँ पे, दिन दिहाड़े उसने 3 लोगों को यहाँ पे, ये इचरे के करीब, यहाँ पे उसने कत्ल किया था दिन दिहाड़े। तो उसके ऊपर कोई केस नहीं बना था, क्योंकि माशाल्लाह हम गुलाम लोग हैं। तो हमारे आका ने कहा कि हमारा बंदा सही सलामत हमारे हवाले करो। वो सफीर भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उन घर वालों को धमकी लगा के, जिनके बेचारे वो कत्ल हुए थे, उनको धमकी लगवा के, धमकी देकर दियत पे करवा के, तो हमारे जो आईएसआई का चीफ उस वक्त अदालत में बैठा हुआ था, अदालत से ही अंदर खाते सारा कुछ कर करवा के, अदालत में सुलह हुई, अदालत में दियत दिलवा दिलवा के उनको जहाज में बैठाया और उनके मुल्क भेज दिया। और माशाल्लाह हमारे आईएसआई के चीफ उस वक्त अदालत में मौजूद थे, अपनी निगरानी में सारा काम करवाया उन्होंने। तो ये मामला होते हैं मेरे बच्चे, हम इतने बड़े गुलाम हैं, हमारी औकात ही को नहीं। और हमारे यहाँ पे जो आफिया सदीकी है, उसके ऊपर इल्जाम ही है, उसने कौन सा कोई बंदे मारे हैं? उसके उसकी गोद में भी बच्चा था, उसके समेत हमारे बहादुर जवानों ने उसको पकड़ के यहाँ पे उनके हवाले की। तो ये हम मेरे बच्चे, हमारी गैरत है। खैर वापस आओ, फॉरेन सॉवरन एंड एम्बेसडर्स हैव इम्यूनिटी, इनको मेरे बच्चे इस्तिस्ना मिला होता है, अनलेस दे चूज टू सबमिट देमसेल्फ टू द जुरिसडिक्शन ऑफ आवर कोर्ट। हाँ ये अगर खुद हमारी कोर्ट, जो कोर्ट्स के इख्तियार होते हैं ना, ये खुद उसके सामने पेश होना चाहे तो हो सकते हैं, अदरवाइज इनको क्या मिली होती है? इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इस्तिस्ना। याद रखोगे? अगर ये खुद, ये जुरिसडिक्शन कहते हैं कोर्ट के दायरा इख्तियार, अगर ये किसी कोर्ट के दायरा इख्तियार में खुद आके वो आना चाहें और खुद पेश होना चाहें तो ये हो सकते हैं,
हम जबरदस्ती इनको कोर्ट में जो भी हो इनको लाके पेश नहीं कर सकते। दे हैव ए राइट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट कैन क्लेम द प्रिविलेज ऑफ नॉट बीइंग सोल्ड। इनका राइट है, वो कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे तो फिर वो क्या किस चीज को क्लेम कर लेंगे? तो हमारा कर ही क्या सकता है, हमें तो वैसे प्रिविलेज मिली हुई है कि हमारे ऊपर केस ही नहीं हो सकता, जब कर लो जो करना है। वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेंगे। देखो उनको नहीं मना किया हुआ, उनका राइट है कॉन्ट्रैक्ट करने, लेकिन आपको समझा दिया, आप इनको क्या समझो, डिस्क्वालिफाइड बनाओ। क्यों आपको कानून कह रहा है? कानून इसलिए कह रहा है कि हम इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन उनका राइट है, वो करना चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कर ले आपके साथ। लेकिन अगर आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर वो क्या कहेंगे, कल मुकर जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, और आप पाकिस्तान की अदालतों में इनके ऊपर कोई केस नहीं कर सके। याद रखो। आप पढ़ के कौन सा टॉपिक रहेगा? डिस्क्वालिफाइड बिला। वो कौन कौन से लोग हैं जो कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? तो एक तो मेरे चाहे एलियन एनिमी डिस्कस किया, दूसरा फॉरेन सॉवरेन्स और एम्बेसडर। और मैं बार बार कह रहा हूं इसमें सिर्फ कितने लोग हैं? सिर्फ दो लोग। ये दो नाम आपने याद रखने, इनके अलावा कोई और किसी का सिनेरियो आ गया तो इसका मतलब है उसको मेरे बच्चे ये इम्यूनिटी नहीं मिली होगी। तीसरा कन्विक्टेड पर्सन। ये बंदा कोई वो नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कन्विक्टेड पर्सन वो होता है जिसका मामला अदालत में हो और अदालत से उसको सजा हो चुकी हो। ऐसा बंदा जिसके ऊपर कोई इल्जाम लगा हो और वो जुर्म साबित हो गया हो और उसको कैद में रखा गया हो, ऐसे बंदे को कहते हैं कन्विक्टेड पर्सन। जब तक ये जेल में है, जब तक ये जेल में है उस वक्त तक किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब ये जेल से बाहर आएगा उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब जेल से बाहर आने की दो ही सूरतें हैं, या तो मेरे बच्चे इसकी जमानत हो जाए जिसको बेल कहते हैं, या नहीं नहीं डील नहीं, डील तो कर ही नहीं ना, या मेरे बच्चे इसकी सजा की जो मुद्दत है वो पूरा हो जाए, यानी कि जो सेंटेंस टर्म है वो उसकी कंप्लीट हो जाए। दो ही सूरतें हैं, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा ये नहीं कि जेल तोड़ के बाहर आ जाए, यानी कि जेल से बाहर आने की दो सूरतें, अगर इन दो सूरतों में बाहर आ जाए तो फिर वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जो बंदा जमानत पे, अच्छा जमानत पे क्या होता है बोला, बात का अज्यूम कर लो कि मैंने किसी को चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, अज्यूम कर लो, हालांकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन फिर समझा रहा हूँ आप। मेरे ऊपर केस बन गया और मुझे जेल में भेज दिया गया। अभी वो केस चल रहा है, वो किस मद में था, लेकिन इतनी देर में मैंने जमानत करवा लिया। जमानत में होता क्या है कि बंदा जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन केस उसका चल रहा होता है अदालत। हो सकता है अदालत उसको दोबारा सजा दे दे उस केस के ऊपर और वो दोबारा बंदा जेल में चला जाए। लेकिन जमानत वो टाइम होता है जिसमें अदालत में केस चल रहा होता है, यानी कि जो बंदा ये लफ्ज बोले ना ये बंदा जमानत पे है, पक्की बात है उसके ऊपर केस चल रहा है, और हो सकता है वो उस बंदे को दोबारा सजा हो जाए, दोबारा सजा होगी तो वो जेल में चला जाएगा। लेकिन ज्यादातर 99% केसेस जिसमें जमानत हो जाए उसमें वो बंदा बाद में बरी ही हो जाता है, क्योंकि छोटे मोटे केस में जमानत होती नहीं। अगर जमानत हो जाए तो फिर पक्की बात है उसने बरी हो जाना होता है, तो फिर वो बाहर ही रहता है। सादा अल्फाज में लो बेटा। कन्विक्टेड पर्सन, कन्विक्टेड कौन होता है? जिसके ऊपर जुर्म साबित हो चुका हो और उसको सजा हो चुकी है और वो जेल में, ये उसको कन्विक्टेड बोलना है। जिसके ऊपर इल्जाम हो वो कन्विक्टेड नहीं होता। जिसके ऊपर अभी सिर्फ महज इल्जाम लगा हो वो कन्विक्टेड नहीं होता। अभी केस चल रहा है, अभी उसको सजा हुई नहीं। जिस बंदे को सजा ना हुई हो मेरे बच्चे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जिसको सजा हो चुकी है और वो जेल में हो तो वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कहता है एक कन्विक्ट वाइल अंडर इम्प्रिजनमेंट इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि बड़े वाज़ेह अल्फाज बोल रहा है कि वो कन्विक्ट जिसको, यानी कि जिसके ऊपर जुर्म साबित हो चुका हो और वो जब कहां पे हो, जेल में हो, उस लम्हे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बट दिस डिसेबिलिटी कम्स टू एन एंड। पूछ सकता है कि कन्विक्टेड पर्सन कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये आगे ये लाइनें बता कि ये जो डिसेबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की ये खत्म हो जाती है कब? कम्स टू एन एंड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। अगर उसके वो जो सजा मिली हुई है उसकी मुद्दत पूरी हो जाए, 10 साल की कैद थी उसकी कैद की मुद्दत पूरी होगी, या व्हेन ही इज ऑन पेरोल, अगर वो पेरोल पे है यानी कि जमानत पे है। याद रखोगे? कोई याद रखोगे कि नहीं? क्लास है बेटा आपकी इसके बाद? बस 4 मिनट रहते हैं। नहीं बेटा नेक्स्ट देखिए, आखिरी बंदा आज का, इंसॉल्वेंट। याद है हमने इंसॉल्वेंट की पूरी कहानी पढ़ ली थी, कौन होता है? ऐसा बंदा, ऐसा बंदा जिसको किसने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया हो? कोर्ट ने। कोर्ट ने कह दिया ये बंदा इंसॉल्वेंट है। जो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर मान लो ये मिस्टर ए आज के दिन के ऊपर, आज के दिन के ऊपर कोर्ट से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, आज आज तारीख क्या बोला? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को ये मिस्टर ए इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ कोर्ट। मेरे बच्चे इसकी जितना इसके पास कोई प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, वो सारा कुछ, इसका सब कुछ
किसके पास चला जाएगा? कोर्ट के पास, उसका जो ऑफिशियल असाइनी है उसके पास चला जाएगा। जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो उसके पास कुछ होता ही नहीं, और जब कुछ हो ही ना, ये मिस्टर ए ने किसी मिस्टर बी के साथ कॉन्टेक्ट करने जा रहा है, ऑफर हुई होगी, एक्सेप्टेंस हुई होगी, क्या बनी होगी? प्रॉमिस, प्रॉमिस में दोनों के लिए क्या होनी चाहिए? कंसिडरेशन। लेकिन मिस्टर ए के पास तो कंसिडरेशन के लिए कुछ है ही नहीं, ना पैसा ना प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं है उसके पास। जब उसके पास कुछ है ही नहीं, ये कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है? उसको कंसिडरेशन के तौर पे मिस्टर बी को देगा क्या? इसलिए है वो इतने भी जज्बाती ना हो, इतना तो ठीक है, उन्हें बिल्कुल ही उन्होंने कॉल कोठरी थोड़ी छोड़ देते। इट्स ओके, वो कर सकता है, कोई मतलब। लेकिन याद रखना कि अगर वो कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कर ले, स्किल्स प्रोवाइड करने का भी, और आपने उसके साथ कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, तो याद रखना उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई नहीं, कल मुकर गया, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो, इनकम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। कल अगर उसने वादा पूरा ना किया, आपको स्किल्स प्रोवाइड करने का, वो टीचर ही है, उसने कहा कि मैं बी लॉ पढ़ा दूंगा, मुझे पैसे दे दो, जब वो इंसॉल्वेंट था और उसने आपको नहीं पढ़ाया, आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ था। याद रखोगे इस बात को। तो जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो उसके पास कुछ देने को होता ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं, तो कानून ने कहा कि ये कौन है? ये डिस्क्वालिफाइड है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। किस लम्हे? जब वो इंसॉल्वेंट है। हाँ, जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा ना, जब वो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कहलाएगा, उस वक्त कर सकता है। जब तक ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट किसको बोलते थे बोला? जब उसकी प्रॉपर्टी बेची जा रही है और लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स को पे ऑफ हो रही है, वो जब प्रोसेस सारा चल रहा है, उस वक्त ये क्या कहलाएगा? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। जब वो सारा कुछ खत्म होने का मामला, फिर ये क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ये दोबारा से जिंदगी जीना शुरू कर देगा। फिलहाल हमारे लेवल में ये डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज का कोई रौला नहीं है, एक ही लफ्ज बोलेगा इंसॉल्वेंट है कहीं। अगर वो इंसॉल्वेंट है, वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिस तरह बच्चे के साथ एग्रीमेंट वॉइड होता है, उसी तरह इंसॉल्वेंट के साथ भी एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। क्या रखोगे इस बात को? A person declared as insolvent cannot enter into a contract as his property is dealt with by official assignee, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी किसके पास है? ऑफिशियल असाइनी के पास या ऑफिशियल रिसीवर के पास। ये कौन है बंदा वाला? ये कोर्ट का नुमाइंदा है, जो उसके पास है सारा कुछ, इसका इसके पास है ही कुछ नहीं। इंसॉल्वेंट को क्यों हमने इनकम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट किया बोला? उसकी सारी प्रॉपर्टी पूछ सकता है ना, कहेगा अच्छा इंसॉल्वेंट को हम क्यों कहते हैं ये इनकम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट? उसकी सारी प्रॉपर्टी कोर्ट के पास पड़ी, ऑफिशियल असाइनी के पास, उसके पास है ही कुछ नहीं देने को। याद रखोगे इस बात को। अभी अभी आखिरी टॉपिक आपने कौन सा पढ़ा? डिस्क्वालिफाइड। हमने पढ़ा था तीन तरह के लोग इनकम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। माइनर, सारे माइनर के मामला पढ़ लिए हमने। उसके बाद अनसॉन माइंड, अनसॉन माइंड के सारे मामला पढ़ लिए। उसके बाद डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। चार तरह के लोग डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छे तरीके से रिपीट करके आइएगा मेरे बच्चे, कल इसको दोबारा देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और कल टेस्ट होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, चैप्टर 2 का। कोई सवाल हो तो मेरे बच्चे पूछ लो।